प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पाठ प्रथम प्राचीन भारत का इतिहास, पेपर फर्स्ट, टॉपिक कुषाण वंश की प्रतापी शासक कनिष्क की उपलब्धियां। प्रिय विद्यार्थियों, हमें जानकारी होनी चाहिए कि मौर्योत्तर काल में भारत में आने वाली विदेशी जातियों में सबसे प्रमुख कुषाण ही थे। इन्होंने भारत के बड़े भाग पर लंबे समय तक शासन किया। कुषाण शासन ने भारतीय इतिहास, सभ्यता एवं संस्कृति को विशेष रूप से प्रभावित किया। कुषाणों की राष्ट्रीयता के बारे में भी चीनी इतिहासकारों और एशिया के इतिहासकारों और भारतीय इतिहासकारों में अलग अलग मत हैं। चीनी इतिहासकार सुमा छिन के अनुसार दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में यह जाति पश्चिमी चीन में निवास करती थी। कुइशुआंग राज्य इनके अधिकार में था। कुछ विद्वान इसकी शाखाओं के बारे में अलग अलग बात करते हैं, लेकिन कुषाण शक्ति का विस्तार है वो भारत में कुजुल कड़फिसेस के समय में हुआ। हमें मुख्य रूप से कुषाण काल के बारे में, हमें कनिष्क के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। कनिष्क कुषाण वंश का एक प्रतापी शासक था, एक महत्वपूर्ण शासक था। कनिष्क कड़फिस द्वितीय ने 75 से 67 ईस्वी के मध्य शासन किया। उसके बाद संभवतः कनिष्क का शासन आता है। कनिष्क की राज्यारोहण की तिथि प्राचीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण पेचीदगियों में से एक है। समय समय पर विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न तिथियां बताई गई। इस समस्या के समाधान हेतु अनेक बार गोष्ठियां एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किए गए। उपलब्ध सामग्रियों का सहारा लेकर विद्वानों ने कनिष्क की तिथि की समस्या पर विचार विमर्श किया, तथापि मतैक्यता का सर्वथा अभाव पाया जाता है। आज भी कनिष्क के राज्यारोहण के बारे में मत विभिन्नता है, लेकिन कनिष्क की जो राज्याभिषेक को कनिष्क शक संवत कहा जाता है, जो भारतीय इतिहास का अभी भी वर्तमान में महत्वपूर्ण तत्व माना गया है, 78 ईस्वी है वो माना गया है। फ्लीट महोदय के विचारानुसार कनिष्क कड़फिसेस शासकों के पहले राजा हुआ था, उसी ने विक्रम संवत चलाया था। ये स्वयं का व्यक्तिगत मत है। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व में ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी। इसी अवसर पर कनिष्क ने विक्रम संवत का प्रारंभ किया था, ऐसा माना गया। डॉक्टर मजूमदार का कथन है कि कनिष्क प्रथम 248 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इस प्रकार से भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं, लेकिन सामान्यतः मत 78 एडी का माना जाता है। सैनिक अभियान एवं साम्राज्य विस्तार। कनिष्क के काल में अभिलेखों, सिक्कों एवं साहित्यिक सामग्रियों से कनिष्क के सैनिक अभियानों की जानकारी मिलती है। कल्लण की राजतरंगिणी से प्रतीत होता है कि कनिष्क ने कश्मीर पर अधिकार कर वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर, जो आधुनिक गाजीपुर श्रीनगर के पास की स्थापना की। तिब्बती साहित्य से पता चलता है कि कनिष्क एक सेना के साथ सोकड़ यानी साकेत अयोध्या तक चला आया एवं साकेत के राजा को उसने युद्ध में पराजित किया। श्री धर्मपिटक संप्रदाय निदान के अनुसार यूजी राजा चियेन की नीचा अपने सेना के साथ मगध तक आया। यहाँ के राजा को उसने युद्ध में पराजित किया तथा अश्वघोष, एक रसोइया एवं बुद्ध के भिक्षा पात्र के साथ वह अपनी राजधानी पुरुषपुर वापस लौट आया। इन्हें वह युद्ध के हर्जाने के तौर पर अपने साथ ले गया। इन प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि कनिष्क ने मगध यानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। इस क्षेत्र से प्राप्त कनिष्क के सिक्कों में भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। कनिष्क के अन्य भारतीय अभियानों की जानकारी साहित्यिक साधनों से प्राप्त नहीं होती है। कनिष्क की सबसे महत्वपूर्ण सैनिक सफलता मध्य एशिया में खोतान, काशगर और यारकंद की विजय थी। ईसा की प्रथम शताब्दी के आरंभ में चीन का मध्य एशिया के राज्यों से संपर्क टूट गया, परंतु आगे चलकर महान चीनी सेनापति पांचाओ ने इन जगहों पर अधिकार स्थापित किया। इस प्रकार से कनिष्क की साम्राज्य विस्तार की हमें जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था की। कनिष्क सिर्फ एक महान विजेता ही नहीं, बल्कि एक सुयोग्य प्रशासक भी था। अपने विशाल साम्राज्य की सुचारू व्यवस्था करने के लिए वह प्रशासन की तरफ भी पूरा ध्यान देता था। कनिष्क ने चीनी सम्राट के ही समान देवत्व एवं राजत्व के संबंध स्थापित करने की कोशिश की। वह देवपुत्र की उपाधि धारण की।
रोमन सम्राट के समान उसे केसर की उपाधि भी धारण की। धार्मिक नीति। भारतीय इतिहास में कनिष्क एक महान विजेता एवं प्रशासक के रूप में ही विख्यात नहीं है, बल्कि उसकी प्रसिद्ध शाक्य मुनि के धर्म को प्रसिद्ध देने की वजह से भी है। मौर्य सम्राट अशोक के पश्चात कनिष्क ही बौद्ध धर्म का सबसे प्रबल समर्थक हुआ था सिद्ध हुआ। बौद्ध साहित्य में उसका उल्लेख एक उत्साही बौद्ध के रूप में हुआ है। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के संसर्ग में आने के पूर्व वह अशोक के समान क्रूर एवं अत्याचारी प्रवृत्ति का शासक था, परंतु पाटलिपुत्र के विजय के पश्चात वह अशोक घोष और मातृचित्त जैसे विद्वानों के संपर्क में आया और उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। अशोक के समान कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म के समान प्रचार प्रसार के लिए प्रयत्न किए और उसके समय में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। यह सभा पार्श्व की सलाह पर बुलाई गई। इसका उद्देश्य विभिन्न बौद्ध विद्वानों में प्रचलित मतभेदों को दूर करना था। कला, साहित्य एवं व्यापार को प्रश्रय। कनिष्क ने कला एवं साहित्य के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्थापत्य एवं मूर्ति कला का इस समय काफ़ी विकास हुआ। स्थापत्य के क्षेत्र में पुरुषपुर का स्तूप एवं मथुरा का नाग मंदिर एवं देवकुल कनिष्क के समय के ही बहुमूल्य उपलब्धियां हैं। महायान धर्म के प्रचार के चलते बुद्ध की प्रतिमाएं काफ़ी संख्या में बनने लगी। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का ही इस समय काफ़ी विकास हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, हमें जानकारी होनी चाहिए कि कनिष्क के शासनकाल में भारतीय धर्म, सभ्यता एवं संस्कृति का अत्यधिक विकास हुआ। इसकी जानकारी हमें यूनानी देवताओं हेराक्लीज और पैराक्लीज, हेराक्लीज यानी सूर्य, सन, शिव, अग्नि आदि की जानकारी मिलती है, जो हमें कुछ ताम्र सिक्कों पर भी प्राप्त होती है। इस प्रकार से कनिष्क के बारे में कहा जाता है कि उसने लगभग 23 वर्षों तक शासन करते हुए लगभग एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण एवं नवीन अध्याय माना जाता है। हमें इस बारे में महत्वपूर्ण अध्ययन किया है।